students, how are you all? Hope you all must be going very well. Today students, we are back with our very first chapter of class first, which is about our environment. Okay? So आज हम अपने environment के बारे में discuss करेंगे that what is our environment, what are its components, how they are related to each other. Okay? See, so the surrounding in which we live is called our environment. It consists of both living and non-living things. Okay? हमारी surrounding जिसमें हम रहते हैं, हमारे आसपास की सभी जगह, चारों तरफ का एनवायरनमेंट और चारों तरफ की लोकेशन इज नोन एज एनवायरनमेंट. ओके, हमारे एनवायरनमेंट में सूरज लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है. जैसे कि हमें पता है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है टू द फूड चेन. ओके, एंड लिविंग थिंग्स ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स. उसके साथ साथ जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है. ओके, plants use energy from the sun to grow. Plants provide food for the animals. Animals and plants obtain the things they need from their surrounding. एंड उसके अलावा प्लांट्स जो है क्या एनर्जी, सन की एनर्जी को यूज करते हैं टू ग्रो. प्लांट्स एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स सभी को अपनी जितनी भी नीडी थिंग्स है वो उन्हें उनके सराउंडिंग से मिलती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनवायरनमेंट. सी, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स सभी अपने एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए. एंड इन नीड्स के अंदर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड करी जाती है लाइक ऑक्सीजन, फूड, वाटर एंड शेल्टर. अपार्ट फ्रॉम दीज, अब इनके अलावा कुछ और भी नीड्स हैं लाइक मेडिसिन एक्सेट्रा विच आर फुलफिल्ड बाय इट ओनली. एंड दस वी कैन से, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी जितनी भी हमारी नीड्स है whether they are big or small, they all are met by our environment. So a healthy environment is an absolute necessity for our well-being. So क्योंकि हमारी सारी नीड्स को फुलफिल करने वाला हमारा एनवायरनमेंट है, इसलिए हमारे आसपास का एनवायरनमेंट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है हमारी वेलबींग के लिए. However, man has always tried to misuse the environment. लेकिन हम ह्यूमन बींग्स हमेशा एनवायरनमेंट को मिसयूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, जो हम एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं वेरियस पर्पसेस के लिए लाइक बिल्डिंग, हाउसेस, इंडस्ट्रीज, मेकिंग रोड्स एक्सेट्रा, इसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे. इट कैन कॉज पोल्यूशन. डिफॉरेस्टेशन से पोल्यूशन होता है एंड पोल्यूशन एयर, लैंड एंड वाटर को डर्टी बनाता है. इसके अलावा कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को रिड्यूस करती जा रही है एंड ऑल दोज एक्टिविटीज हैव बीन डिस्कस्ड हियर. नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन. व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. ट्रीज को एक बहुत बड़े स्केल पे कट करना, फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. एंड ये किसके थ्रू? मेन के थ्रू किया जाता है टू क्लियर द लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, फॉर एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. Now due to this, अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक इम्बैलेंस हमारे नेचर में क्रिएट होता है एंड एक इस इम्बैलेंस की वजह से फ्रीक्वेंट फ्लड, सॉइल इरोजन, इंक्रीज इन पोल्यूशन, रिडक्शन इन फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड देयर आर मेनी मोर सच प्रॉब्लम्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. Then next we have developing industries. Developing a large number of industries. एक बहुत बड़े लेवल पे जो हम इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए, लेकिन उससे काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं बाय दीज इंडस्ट्रीज एंड दीज ऑल गैसेस पॉल्यूट द एयर सराउंडिंग अस. सिमिलरली अब इसी तरीके से हार्मफुल केमिकल्स एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट है जो कि इंडस्ट्रीज से डिस्पोज किया जाता है इनटू द वाटर बॉडीज एंड ये सारा वेस्ट हमारी वाटर बॉडीज को पोल्यूट करता है. फिर इस वेस्ट की वजह से केवल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही नहीं किल होते, इनफैक्ट ये ह्यूमन हेल्थ में भी इंजरियस होता है. नेक्स्ट वी हैव इंक्रीजिंग इन व्हीकल्स. ओके, व्हीकल्स जो डे बाय डे रोड्स पे इंक्रीज होते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग इन पोल्यूशन, नंबर ऑफ व्हीकल्स आर आल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है, जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज होंगे उतना ज्यादा पोल्यूशन इंक्रीज होगा. व्हीकल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस. ये जितने भी व्हीकल्स हैं ये हार्मफुल गैसेस, स्मोक, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं एंड दिस पोल्यूट्स द एयर. बिसाइड्स एयर पोल्यूशन के अलावा व्हीकल्स नॉइज पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं वेरियस साउंड्स के थ्रू लाइक ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स.
नेक्स्ट वी हैव इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है? तो वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन एज वी नो, लाइक एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल पोल्यूशन, ये सभी ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं इन डिफरेंट वेज। ओके, ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर, जब हम पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ करते हैं, सो कुछ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग कैंसर, दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। इफ वी ड्रिंक डर्टी वाटर, अगर हम डर्टी वाटर पीते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, बिकॉज पोल्यूटेड वाटर भी क्या है, पोल्यूटेड वाटर इज ऑल्सो द कॉज ऑफ वेरियस डिजीजेस, लाइक वी हैव टाइफाइड, जॉन्डिस, गैस्ट्रोनेटेरिसिस, ये सभी वो डिजीजेस हैं जो कि पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से होती है। पोल्यूटेड वाटर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है, एंड एज अ रिजल्ट सम प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई। Then third, we have noise pollution. Noise pollution is responsible for loss of hearing, stress, irritation, digestive problems, etc. Okay. Now conservation of the environment. अब कैसे environment को conserve किया जा सकता है? So protection or restoration of natural environment is known as conservation of environment. हमारे natural environment को protect करना, restore करना, इसी को हम क्या कहते हैं? Environmental conservation कहते हैं। सो हमें अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना जरूरी है, सो दैट हम फ्यूचर में ह्यूमन रेस के सर्वाइवल को कंजर्व कर सकें। ओके, नाउ देयर आर फ्यू वेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड दोज वेज आर मेंशन्ड बिलो। नंबर 1, वी हैव व्हाट, दैट वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हमें प्लांट करने चाहिए। सेकेंडली, फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन एरियाज अवे फ्रॉम प्लेस वेयर पीपल लिव, फैक्ट्रीज को ऐसे एरियाज में लोकेट किया जाना चाहिए जो एरियाज आपके रेजिडेंशियल एरिया से दूर। टॉल चिमनीज, बड़ी बड़ी चिमनीज को जिनके अंदर फिल्टर्स होने चाहिए, ऐसी चिमनीज को हमें फैक्ट्रीज में फिट करना चाहिए टू लेट आउट स्मोक एंड गैसेस। देन गार्बेज फ्रॉम हाउसेस, घर से जितना भी गार्बेज निकलता है उसे एक प्रॉपर डंपिंग प्लेस पे थ्रो किया जाना चाहिए। देन प्लास्टिक बैग के यूज को रिड्यूस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के यूजेस को हमें रिड्यूस करना है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को सेंसिबली मैनेज करना चाहिए। We should save water and electricity, and then we should reuse and recycle. जितने भी materials हैं like newspaper, plastic bottle, aluminium can, etc. We should reuse them. We should recycle them. Then we have managing waste. अब waste को कैसे manage किया जाना चाहिए? For that we have 3 R's. That is reuse, reduce and recycle. तो waste को manage करना काफी necessary है so that हम environment में pollution को prevent कर सकें। अब वेस्ट को मैनेज करने के लिए वी हैव द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, वी हैव रीयूज। रीयूज मीन्स व्हाट, टू यूज अ थिंग्स व्हिच वी वुड नॉर्मली थ्रो अवे, उन चीज़ों को दोबारा से रीयूज करना जिसे हम नॉर्मली थ्रो कर देते हैं। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक कैंस, जो सॉफ्ट ड्रिंक कैन है उसे आप डेकोरेटिव पेपर के साथ क्या करके कवर करके एज अ पेंसिल स्टैंड दोबारा से यूज कर सकते हैं। सेकेंड, वी हैव रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स व्हाट, रिड्यूस द जनरेशन ऑफ अननेसेसरी वेस्ट, जो अननेसेसरी वेस्ट जनरेट होता है उसे रिड्यूस किया जाए। ओके, जैसे कि हम अपने साथ जब मार्केट जाते हैं तो अपने साथ क्लोथ बैग कैरी कर सकते हैं, एंड जितने भी परचेजेस है उसको उसी कैरी बैग में हम कैरी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग प्रोवाइडेड बाय द शॉप। थर्ड, वी हैव रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स टू यूज वेस्ट आइटम टू मेक न्यू थिंग्स, वेस्ट आइटम को यूज करना उसी से न्यू थिंग्स बनाने के लिए, जैसे कि ओल्ड बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, इन सभी को आप रिसाइकिल के लिए दे सकते हैं। बैग्स जो कि आपके जूट या कॉटन के बने, उन्हें आप ओवर अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, इट मेक्स द सराउंडिंग क्लीन एंड हेल्थी। रिसाइकलिंग से हमारा एनवायरनमेंट या सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी बनते हैं। ओके, ये लैंड फिलर स्पेस को सेव करता है विच इज यूटिलाइज्ड फॉर गार्बेज डिस्पोजल। थर्डली, इट लीड्स टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल के कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। एंड थर्ड, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है न्यू प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, दैट आल्सो गेट रिड्यूस्ड बाय रिसाइकलिंग। द नेक्स्ट वी हैव ग्रीन हाउस इफेक्ट। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। तो स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है क्या है, एक मिक्सचर है गैसेस का, वो एक ब्लैंकेट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। इन सभी गैसेस के पास प्रॉपर्टी है कि ये सन की एनर्जी को ट्रैप कर सकती है। ओके, ये गैसेस जो हैं सन की हीट को वापस स्पेस में जाने के लिए अलाउ नहीं करती हैं।
एंड इस तरीके से ये गैसेस क्या करती हैं, दे वार्म अप द अर्थ एंड ऑल दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. Okay. So first of all, we have carbon dioxide. Carbon dioxide is increasing in the atmosphere gradually over the last 100 years. कुछ last 100 years से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कॉन्सेंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता जा रहा है. एंड इस गैस के इंक्रीज होने के जो रीजंस है, दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट. ओके, इफ दिस गैस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, अगर इसी रेट पे आपकी ये गैस इंक्रीज होती गई तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होने लगेगी एंड अर्थ का टेम्परेचर वुड इंक्रीज. नेक्स्ट वी हैव मीथेन. मीथेन इज अ नेचुरल गैस व्हेन हर्बीवोर एनिमल डाइजेस्ट देयर फूड. जब हर्बीवोर एनिमल्स अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एक लार्ज क्वांटिटी में मीथेन गैस रिलीज होती है इनटू द एटमॉस्फेयर. द नेक्स्ट वी हैव व्हाट, द वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसको आप मेन्योर कहते हैं, इसे एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है एंड इसके थ्रू भी ज्यादा मीथेन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में यूज होती है एंड ये गैस भी हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती है. थर्ड वी हैव वाटर वेपर. वाटर वेपर अकाउंट्स फॉर 35 to 75% ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट का अराउंड 35 to 75% जो है वो वाटर वेपर की वजह से होता है. Then we have ozone. Ozone आपके स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है. स्ट्रेटोस्फेयर इज अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ओनली. Then we have क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज CFC. ये केमिकल है जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में एंड काफी सारे अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एंड इट ऑल्सो वार्म्स अप द एटमॉस्फेयर. Then next we have global warming. Sorry. So the greenhouse effect is also referred to as global warming. Greenhouse effect को हम global warming भी कहते हैं. हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये सन की हीट को ट्रैप करती हैं एंड इससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज होने लगता है. ओके, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. इन द लास्ट 100 ईयर्स, कुछ लास्ट 100 ईयर्स में जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से राइज हो चुका है एंड नेक्स्ट सेंचुरी में इट में राइज अबाउट 2 to 6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, दिस विल चेंज द क्लाइमेट फॉर द वर्ल्ड एंड इस इंक्रीज की वजह से हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही बुरी तरीके से चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव क्लाइमेट चेंजेस. सो ड्यू टू पोल्यूशन देयर हैव बीन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन वेदर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, पोल्यूशन की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारे वेदर में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं एंड इस क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स है वो आपको विजिबल होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स, राइज इन वाटर लेवल ऑफ ओशियंस, फ्लडिंग ऑफ प्लेसेस नियर द सी. ये सभी वो इफेक्ट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं. देयर हैव बीन वाइडस्प्रेड फ्लड्स इन यूरोप. यूरोप में काफ़ी सारे वाइडस्प्रेड फ्लड्स आ रहे हैं. कश्मीर में हैवी स्नोफॉल होता है. कोल्ड सिबेरिया में समर्स जो हैं 3 months बिफोर आ जाते हैं. ऑल दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ व्हाट, climatic changes only. Many countries have signed agreements aimed at reducing greenhouse gases. काफी सारे countries हैं जिन्होंने mutual basis पे agreement sign किए हैं and the aim of that agreement is to reduce greenhouse gases. One such agreement is the Kyoto Protocol और उनमें से एक agreement क्या है, Kyoto Protocol है जिसका aim है greenhouse gases को reduce करना. ओके, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जो काफी सारी कंट्रीज के थ्रू एक म्यूचुअल बेसिस पे साइन किया जाता है. Then we have ozone hole. Ozone is a thin layer of invisible gas in the atmosphere. Ozone क्या है, एक thin लेयर है एक इनविजिबल गैस की जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एंड ये लेयर हमारे अर्थ के सरफेस को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. बट ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे इस ओजोन में भी क्या हो चुका है, होल हो चुका है. तो इसीलिए अब जो हार्मफुल रेज है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर सकती हैं एंड इसकी वजह से अर्थ पे काफी सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं विच आर गेटिंग अफेक्टेड. दिस इज अ मेन कॉज फॉर इंक्रीजिंग इन डिजीजेस एंड इसी की वजह से ये जो डे बाय डे डिजीजेस इंक्रीज हो रही हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओजोन होल ओनली, like various cancers, also damage to eyes. These are due to what? Ozone hole only. Okay, so the chapter is completed over here. I hope you must have understood about our environment, the various types of pollution, their causes, and how can we protect our environment. Let's meet in the next session with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.